नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर गए हैं और जिसका ये री एग्ज़ाम है जिसकी डेट यहाँ पे डिसाइड कर दी गई है। लगभग 22 दिसंबर को आरओ एआरओ की डेट को बताया गया है यहाँ पर। तो हम लोग इसको कर रहे हैं। हमारे वीडियो कुछ दिन से नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा जो है एग्ज़ाम चल रहा था, मेरा एग्ज़ाम था और इस कारण से मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन अब मेरी वीडियो फिर से आप लोगों के बीच में लगातार रन करेगी जो है। तो आइए इसी के साथ पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय और ऑप्शन नंबर चौथा है पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए पहले हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय ने किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और चालुक वंश के शासक को ने जो है पुलकेशिन द्वितीय में, जो चालुक वंश का शासक था उसमें जिससे पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था। उसने लगभग 600 600 से लेकर के 642 ईस्वी तक जो है शासन किया। और ऐहोल अभिलेख में इसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है। किस अभिलेख में? ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में इसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। हमारा दूसरा प्रश्न है, सी यू को नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित है? पहला ऑप्शन फाहियान, दूसरा ऑप्शन मेगास्थनीज, तीसरा ऑप्शन अल्बरूनी और चौथा ऑप्शन ह्वेनसांग। तो जो सी यू की नामक यात्रा है, इसका विवरण एक चीनी यात्री ह्वेनसांग 627 ईस्वी में ये किसके? हर्षवर्धन नामक एक राजा था जिसकी ये शासनकाल में भारत आया था, जिसका मूल नाम, इसी जो यात्री आया था उसका मूल नाम था चिन शी। चिन शी चिन शी। और अपनी इसने भारत की 13 वर्षों की यात्रा के विषय में एक ग्रंथ लिखा है। इसने कितनी वर्षों की यात्रा की? पूरे भारत में भ्रमण किया, 13 वर्ष की। और उसी के बाद इसने सी यू की नामक एक जो है ग्रंथ इसने लिखा यहाँ पर। इसने नामक ग्रंथ लिखा। और यह कौन था? यह बौद्ध भिक्षु था। यह कौन था? यह बौद्ध भिक्षु था। भिक्षु था या बौद्ध भिक्षु था, जो 8 वर्ष तक कन्नौज में रहा। और इसे नीति का पंडित, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहा गया? नीति का पंडित। नीति का पंडित भी लोग कहते थे इसको, जो है पंडित। और यात्रियों का राजकुमार भी इसके नाम से ये पदवी दी गई। तो किसके नाम से? यात्रियों का राजकुमार। इसको बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों के राजकुमार के नाम से इसको जाना गया। तो इसका हम लोग आंसर देख लें। जो राइट आंसर है वो क्या है? ह्वेन सांग है। इसका जो राइट आंसर है वो है ह्वेन सांग है। आशा करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही डिटेल में आपको बताए जा रहे हैं और ये पूरी की पूरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना? तो इसीलिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत से ज़्यादा तक लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सके जो है।
आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपने चलते हैं। और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? पहला अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पहला प्रश्न ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति। तीसरा ऑप्शन खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो देखिए अगला जो इस प्रश्न का आंसर है, इस प्रश्न के आंसर है पहला है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ के अभिलेख में अशोकों के अभिलेख भी जो है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। यहाँ पर इसके अशोक के संबंध में या प्रमुख जानकारी हमको मिलती है। शक के रुद्रदामन के जो संबंध है यहाँ से, यहाँ सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। और इस जो है यहाँ क्या नाम, इस अभिलेख को जो है हम लोग को द्वारा सौराष्ट्र प्रांत में एक सुदर्शन झील का इतिहास है जो इससे प्राप्त होता है। बस इसका मेन आंसर है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती में, कुशीनगर में, तीसरा ऑप्शन वैशाली में, चौथा ऑप्शन सारनाथ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैशाली में। देखिए जीवन के अंतिम जो पांडव थे वो महात्मा बुद्ध ने हिरण्यवती नदी के तट पे, किस पे? हिरण्यवती एक नदी थी, उसी के तट पर इन्होंने, और ये हिरण्यवती नदी कहाँ पर स्थित है? ये कुशीनगर में, कुशीनगर में है, कुशीनगर में स्थित है। और यहाँ उन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा बताई। और यहीं पर 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का, अपने बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वैशाली पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन कौशाम्बी और चौथा ऑप्शन है श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है, थर्ड बौद्ध संगीति का जो आयोजन था वो कहाँ पे था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईस्वी पाटलिपुत्र के अशोक में रामविहार नामक स्थान पर हुआ। और अशोक के शासन काल में जो तीसरी बौद्ध संगीति थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगाली पुत्र तिस्स ने इसकी जो है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन सिकंदर लोदी, सी ऑप्शन बहलोल लोदी और डी ऑप्शन इब्राहिम लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो था वो लोदी वंश का सबसे महान शासक था। और यह जो दिल्ली की गद्दी पर 17 जुलाई 1489 को ये
दिल्ली की गद्दी पर बैठा और लगभग 1504 में इसने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण किया और यमुना नदी के किनारे इसने जो है आगरा नामक शहर को बसाया। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी, लज्जत सिकंदरी की रचना की और जो सिकंदर लोदी था ये शहनाई सुनने का बहुत बड़ा शौकीन था, है ना। इसने गरीब निर्धन लोगों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की थी। तो ये था सिकंदर लोदी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मुआइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। इसका राइट आंसर है शेख मुआइनुद्दीन चिश्ती। शेख मुआइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में जो चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की गई थी वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच की गई थी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। तो चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? पहला ऑप्शन नसरुद्दीन महमूद, दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन आराम शाह और चौथा ऑप्शन बलबन। तो इसका जो राइट आंसर है इल्तुतमिश। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे और इसके द्वारा चांदी और टका नाम और जीतल नाम की जो है ये भी सिक्के चलाए गए थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था? पहला ऑप्शन अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, दूसरा ऑप्शन विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, तीसरा ऑप्शन विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, शेर शाह और हुमायूं के बीच। तो जो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें विजयनगर, बीजानगर और गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें विजयनगर जो है वो विजयनगर की पराजय हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन कुषाणों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन गुप्तों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा और चौथा ऑप्शन मुगलों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है सुर्खी का निर्माण दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा किया गया, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? पहला ऑप्शन बक्सर की लड़ाई, दूसरा ऑप्शन प्लासी की लड़ाई, तीसरा ऑप्शन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और चौथा ऑप्शन
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या है? इसका राइट आंसर है बक्सर का लड़ाई। बक्सर की जो लड़ाई लड़ी गई, राइट आंसर है बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई। और 1764 को लड़ी गई। और जो प्लासी का युद्ध था ये 1757 में लड़ा गया, लेकिन जो निर्णायक था वो बक्सर की लड़ाई थी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? पहला ऑप्शन पंडित मदन मोहन मालवीय, दूसरा ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा ऑप्शन बाबू शिव प्रसाद गुप्त और चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। तो जो काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता से पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पटना से, तीसरा ऑप्शन इलाहाबाद से और चौथा ऑप्शन लखनऊ से। तो जो उद्दंड मार्तंड है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और उसके प्रथम संपादक जो थे वो जुगल किशोर थे और ये हमेशा प्रति मंगलवार को निकलता था। आइए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? 1909 में, 1861 में, 1867 में और 1892 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1892 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चार्टर अधिनियम 1818 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में कौन सा एक कारण है? पहला ऑप्शन इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत पर रोक लगा दी। सेकंड ऑप्शन, इसने भारत के औद्योगिकीकरण पर और दिया। तीसरा ऑप्शन, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रदान किया गया। और चौथा ऑप्शन, इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। तो इसका जो राइट आंसर है कि इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रदान किया गया 1818 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? पहला ऑप्शन अन्नामलाई पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन पलानी पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन नंदी पहाड़ियाँ और चौथा ऑप्शन नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर है।
इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे क्या है, दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पहला ऑप्शन नागालैंड, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें त्रिपुरा जो है इन पटकाई पहाड़ियों से सम्मिलित नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कागज, अंबाला मुकुल, कागज, सीमेंट, लौह इस्पात, खनिज तेल। तो इसमें जो है सीमेंट कहाँ पर है, लखेरी में है। सीमेंट का जो कारखाना है वो कहाँ है, पहला है कागज का जो है कारखाना वो कहाँ पे है, टीटागढ़ में है। सीमेंट का है लखेरी में है। और लौह इस्पात का कारखाना कहाँ पर है, ये है भिलाई में। और उसके बाद खनिज और तेल शोधशाला जो है ये अंबाला मुकुल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 3, 4, 2, 1, इसका ये राइट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कक्षा नहीं है, ये एडिट गलत हो गया है टाइपिस्ट के द्वारा, ये है कक्ष। कक्ष की खाड़ी में स्थित कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला, पानी के जहाज तोड़ने के उद्योग में। दूसरा, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए। तीसरा ऑप्शन, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। और चौथा ऑप्शन, परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, इसका राइट आंसर है कांडला का जो गुजरात निर्यात क्षेत्र के लिए है। तो ये कहाँ पर है, ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानस मेघालय, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तमलाई केरल। तो ये जो पहला ऑप्शन इसमें है ये सुमेलित नहीं है। मानस जो है सुमेलित नहीं। और मानस जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, ये असम में है। मानस कहाँ पर है, असम में, ये असम में है। और ये 950 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ, 950 वर्ग किलोमीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का अधिकार, अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता का अधिकार। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हाँ, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें राइट है। देखिए जो अनुच्छेद 22 है ये नहीं होगा। यहाँ ये जो संवैधानिक उपचार दिए गए ये आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये दिया गया है, ठीक है ना, आर्टिकल 30। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है तांबा पे, आम्रक में, जस्ता में और चौथा ऑप्शन है डोलामाइट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो तांबा क्या है,
सॉरी, इसमें जो राइट आंसर है ये जस्ता में राजस्थान का एकाधिकार है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंडाल्को स्थित है मोदी नगर में, रॉबर्ट्सगंज में, रेनकूट में, गोंडा में। जो हिंडाल्को है वो रेनकूट में स्थित है। हिंडाल्को रेनकूट में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। और चौथा ऑप्शन हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। ये इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किशन गंगा एक सहायक नदी है रावी की, चेनाब की, झेलम की, व्यास की। तो किशन गंगा जो नदी है वो झेलम नदी की क्या है, एक सहायक नदी है, झेलम नदी की। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जारवा जनजाति के लोग कहाँ निवासी हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार। तो जारवा जनजाति के लोग जो हैं अंडमान निकोबार में स्थित हैं। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं। इसको लोग देखें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें ताकि लोगों को ये पता रहे कि इस वीडियो के बारे में जो है जानकारी मिले। कमेंट, लाइक, शेयर एंड ज़रूर करें। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। दूसरा ऑप्शन नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। तीसरा ऑप्शन उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। और चौथा वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो जो इसमें एक कथन सत्य है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का बुरी अवस्था पर धुरी, सॉरी बुरी नहीं होगा यहाँ पर होगा धुरी, धुरी अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? किसने बताया? पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक, दूसरा जॉर्ज सिम्पसन और तीसरा है गुल्टिन मिलाकोविच और चौथा ऑप्शन टीसी चैम्बरलिन। तो इसका जो राइट आंसर है मिलुटिन मिलाकोविच ने ये बताया था कि ये धुरी पे परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का एक कारक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नीचे दिए गए कोड से अधोलिखित महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या होगा? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो अवरोही क्रम मतलब घटते हुए से बढ़ते क्रम की तरफ चलना। तो इसमें देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा सबसे पहले इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तीसरा अफ्रीका है, चौथा दक्षिणी अमेरिका और चौथी उसके बाद पहला यूरोप, फिर उसके बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो 3, 4, 1, 2 है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रेडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच। दूसरा, मैगिनॉट रेखा, फ्रांस और जर्मनी के बीच। तीसरा, टूरंट रेखा, बांग्लादेश और भारत के बीच। और चौथा, हिंडनबर्ग, बेल्जियम और जर्मनी के बीच में। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या? पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य टूरंट रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर है ये सी, टूरंट रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच में नहीं, ये पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्साइल पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति घोष, मेधा पाटकर, तस्लीमा नसरीन, मार्गरेट अल्वा। तो इसकी जो पुस्तक एक्साइल पुस्तक की लेखिका हैं ये हैं तस्लीमा नसरीन। ठीक है ना? तो यहीं पे ये हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करें। कमेंट भी करना ज़रूरी है। आज का मेरे लाइक का जो टारगेट है मेरे वीडियो का वो कम से कम जो है इस पे मेरे 10 लाइक तो कम से कम ही आने चाहिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो आप सब जो है 10 लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।